हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो और आपकी जितने भी क्वेरीज हैं या जो फर्दर टॉपिक्स हैं जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो वो आप ग्रुप में डाल सकते हो। दूसरी चीज ये है कि जो भी आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस करना चाहते हैं या फिर यूजीसी नेट करना चाहते हैं या फिर एमए इकोनॉमिक्स या फिर पार्ट टाइम पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, मतलब कॉमर्स के बाद जितने भी ऑप्शंस मतलब अच्छे एक्साइटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके करियर में, वो हम सारे इस चैनल पे जितना भी कंटेंट होगा वो कंपाइल्ड फॉर्म में लेके आएंगे धीरे धीरे। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट कर लेना और इस चैनल पे आपको बहुत ही एक्साइटिंग जितनी भी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी और जो भी आपके व्यू पॉइंट्स हैं वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये हम पार्ट इसका जो यूनिट 2 है इसका हम एक ही पार्ट करेंगे। तो यूनिट 2 का स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल की। यूनिट 2 कंप्लीट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल का। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसका जो बेसिक मीनिंग है कि प्रोजेक्ट होता क्या है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग का प्रोसेस क्या है और कंट्रोल कैसे करते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में और लास्ट पार्ट में कवर अप कर लिया। आज की वीडियो में हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम यूनिट नंबर 2 कवर करने वाले हैं। देखो, टॉपिक वाइज टॉपिक कल चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा इजी हो और आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। अभी देखो, हमारा फर्स्ट टॉपिक है मार्केट अप्रेजल एंड फाइनेंशियल अप्रेजल। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन बनता है मार्केट अप्रेजल या फाइनेंशियल अप्रेजल क्या होता है, आप सबसे पहले मार्केट अप्रेजल समझा सकते हो, फाइनेंशियल अप्रेजल समझा सकते हो। इन केस ये दोनों साथ में क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों का डिफरेंस लिख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे एड अप करे हैं कि मार्केट अप्रेजल करने की आप क्या क्या स्टेप्स यूज करोगे जब आपको मार्केट को अप्रेज करना है, और साथ में ही मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं ऐसे कौन से स्टेप्स आप कंडक्ट करोगे जब आपको फाइनेंशियल अप्रेजल करना है। तो अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में मार्केट अप्रेजल या फाइनेंशियल अप्रेजल का, सबसे पहले दोनों का मतलब समझाओगे। इन केस लेंथी आउट फिर भी करना है, फीचर्स लिख सकते हो, डिफरेंस लिख सकते हो, देन स्टेप्स बताओगे कि मार्केट अप्रेजल कैसे करते हैं और फाइनेंशियल अप्रेजल कैसे करते हैं। ठीक है, अभी आपको ओवरव्यू मिल गया कि टॉपिक क्या है और कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। अब हम मीनिंग जानते हैं कि मार्केट अप्रेजल होता क्या है और फाइनेंशियल अप्रेजल होता क्या है। देखो, जब हम किसी भी प्रोजेक्ट का एनालिसिस करते हैं उसके लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, एक तो मार्केट अप्रेजल और दूसरा फाइनेंशियल अप्रेजल। ये दोनों बहुत ही ज्यादा एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं। मार्केट अप्रेजल अब होता क्या है? मार्केट अप्रेजल का मतलब है आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में बेचना चाहते हो, तो उस प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हुए आप उसकी मार्केट को अप्रेज करोगे, मतलब मार्केट का एनालिसिस करोगे। मतलब यू विल चेक आउट कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड क्या है, पोटेंशियल डिमांड क्या है। समझ आया मार्केट अप्रेजल। फाइनेंशियल अप्रेजल ऑन द अदर हैंड क्या है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो, जो आपका प्रोजेक्ट है, क्या वो फाइनेंशियली पॉसिबल है भी या नहीं। आप पैसा कहाँ से लाओगे, आपकी कॉस्ट कहाँ पे जाएगी, प्रॉफिट्स कितना होगा, जितना आप पैसा लगा रहे हो वो कब रिकवर होगा। तो ये दोनों बिल्कुल बच्चों वाले कंसेप्ट है। मार्केट अप्रेजल मतलब जो मतलब मीनिंग इनका है जो बिल्कुल बच्चे भी समझ सकते हैं, वो क्या है कि मार्केट अप्रेजल का मतलब है कि मार्केट को जानना और फाइनेंशियल अप्रेजल का मतलब है फाइनेंसिस को देखना कि प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिस वगैरह सब कहाँ से होंगे। तो जब जब भी हम मार्केट अप्रेजल करते हैं, हमें मार्केट साइज को एनालाइज करना है, जो भी ग्रोथ पोटेंशियल है मार्केट का, कंपटीशन कौन है। जब हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स ही नहीं पता होंगे तब तक हम एक्सेल नहीं कर पाएंगे। कंज्यूमर क्या चाहता है ये सब हम जानेंगे। अब हमें मार्केट का अप्रेजल करना है, तो मार्केट का अप्रेजल हम करेंगे कैसे? ऑब्वियसली हम मार्केट रिसर्च कंडक्ट करवाएंगे। मार्केट रिसर्च में हम सर्वेज वगैरह करवा सकते हैं या बहुत सारी ऑनलाइन सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारी मार्केट का करंट सिनेरियो क्या है, ताकि हमें पहले ही पता लग जाए कि हमारी मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और हमारी मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फाइनेंशियल अप्रेजल क्या होता है? फाइनेंशियल अप्रेजल इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड रेवेन्यू ओवर इट्स लाइफ साइकिल। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो अपने पूरे के पूरे लाइफ साइकिल में हम उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट में भी हम फिक्स कॉस्ट को भी कंसीडर करेंगे और साथ में ही वेरिएबल कॉस्ट को भी कंसीडर करेंगे। तो जब भी हमें फाइनेंशियल अप्रेजल करना है तो हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका खर्चा कहाँ से होगा और रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। कॉस्ट में हम फर्दर ये देखेंगे कि फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है और वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है, हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस कौन से हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, हम अलग अलग रेवेन्यूज कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, कौन कौन से हमें खर्चे करने पड़ रहे हैं।
साथ में ही ये भी हमेशा याद रखना है कि जब हम फाइनेंशियल वायबिलिटी देखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, तो हम बहुत सारी फाइनेंशियल रेशियोज कंसीडर करते हैं। सबसे पहले तो हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि उस चीज की नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। उसके बाद दूसरी रेशियो हो जाती है एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब वो चीज हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न दे रही है। पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि जो आप पैसा लगा रहे हो वो कितने टाइम पीरियड के बाद वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये सब चीजें डिटरमाइन करना क्या कहलाता है, फाइनेंशियल अप्रेजल कहलाता है। तो अभी तक हमने मीनिंग देख लिया कि मार्केट अप्रेजल क्या होता है, और मीनिंग देख लिया फाइनेंशियल अप्रेजल होता क्या है। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट का सक्सेस डिटरमाइन करते हैं कि वेदर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा भी या नहीं, तो उसके लिए दो चीजें या दो स्टेप्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल है कि इवैल्यूएट करना कि वो चीज क्या मार्केट फिजिबिलिटी है या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है। तो इन दोनों के लिए हम प्रॉपर एनालिसिस रन करते हैं, ताकि आप इतना ज्यादा अपना टाइम और पैसा उस प्रोजेक्ट पे लगाओ और वो वेस्ट ऐसे ही ना हो जाए, और जितने भी रिस्क है वो पहले ही आप मिटिगेट कर दो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। तो ये हो गया हमारा मीनिंग। नेक्स्ट, लेंथी आउट करने के लिए आप स्टेप्स लिख सकते हो मार्केट अप्रेजल की और फाइनेंशियल अप्रेजल के। अब एक चीज मेरी ध्यान से आप सुन लो, अब जो हम स्टेप्स पढ़ने वाले हैं मार्केट अप्रेजल के और फाइनेंशियल अप्रेजल के, ये आपको डिट्टो रट्टा लगा के जाने की जरूरत नहीं है, हमें क्रैम नहीं करनी चीजें, हमें अपनी तरफ से पॉइंट्स बना के आने। जस्ट हमें चीजों का क्या करना है, मीनिंग समझना है। वही हम सीखते हैं ना हमारी मास्टर्स या बैचलर्स में, कि हमें चीजों का मतलब समझना है, ना कि रट्टाफिकेशन डिट्टो वही पॉइंट्स रट के जाने। तो समझ लो, आप ऑटोमेटिकली पॉइंट्स खुद जनरेट कर पाओगे। तो सबसे पहले मार्केट अप्रेजल ऑफ अ प्रोजेक्ट के क्या स्टेप्स है। अब हमारी मार्केट को हमें जानना है, तो सबसे पहले जब तक हमें हमारी मार्केट की डेफिनेशन ही नहीं क्लियर होगी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन द मार्केट, कि आपकी मार्केट क्या है, आप कहां पे करना चाह रहे हो। यू शुड डिफाइन योर मार्केट। देन जब आपने अपनी मार्केट को डिफाइन कर लिया, उसके बाद वहां पर आप क्या करोगे, मार्केट का एनालिसिस करोगे कि उस मार्केट में क्या क्या मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या क्या वहां पर पोटेंशियल डिमांड हो सकती है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या मार्केट साइज वगैरह है। उसके बाद आपने प्रॉपर मार्केट का एनालिसिस करा, उसके बाद उसमें से भी आप अपनी आइडेंटिफाई कर लोगे कि टारगेट मार्केट कौन सी है, मतलब किस एज ग्रुप को, किस इनकम लेवल वाले लोगों को, या किस जेंडर को, या किस बाइंग बिहेवियर को आप टारगेट करो। तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी कस्टमर्स की नीड समझोगे और कंपटीशन को एनालाइज करोगे। तो फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप में आप दो सीज को एनालाइज करोगे, एक तो योर कस्टमर, सेकंड इज योर कंपटीशन, क्योंकि ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड एंड एनालाइज करने के बाद आप अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी बना लोगे कि हाँ, हम ऐसे ऐसे करेंगे ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो इस अकॉर्डिंग लोगों तक पहुंच पाए। देन आप एक छोटा सा टेस्ट एनालाइज करोगे उस मार्केट पे, छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करोगे, ताकि आप देख सको कि जो आपने पिछले स्टेप में स्ट्रैटेजी बनाई है, क्या वाकई में वो स्ट्रैटेजी कारगर है भी या नहीं। एंड इन द लास्ट स्टेप यू विल इवैल्यूएट द रिजल्ट्स, कि आपने जो करा है वो सही है या नहीं मार्केट अप्रेजल में। ठीक है, तो अगर आपकी चीजें सब सही होंगी तो अच्छी बात है, वरना आप उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स कर लोगे। तो हमारे बेसिक स्टेप्स क्या हैं मार्केट अप्रेजल में। फर्स्ट स्टेप इज यू विल डिफाइन द मार्केट। सेकेंड, आप मार्केट एनालिसिस करोगे। देन अपनी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद अपने कस्टमर्स को समझोगे, कंपटीशन को समझोगे, देन उस बेस पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे। देन स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा टेस्ट करोगे मार्केट में, एंड देन यू विल इवैल्यूएट योर रिजल्ट्स। ये हमारे स्टेप्स है मार्केट अप्रेजल के। नेक्स्ट, हियर आर सम स्टेप्स टू कंडक्ट द फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब हमने समझ लिया कि मार्केट अप्रेजल ऑफ अ प्रोजेक्ट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम फाइनेंशियल अप्रेजल कैसे करेंगे। तो अभी हमें कोई भी प्रोजेक्ट का फाइनेंशियली देखना है, फाइनेंशियली एनालिसिस करना है। तो जब भी देखो फाइनेंस वर्ड आ जाता है, दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें बेसिकली, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। तो मेन पॉइंट्स तो आपके यही होंगे। सबसे पहले आप देखोगे कि वो प्रोजेक्ट की कैपिटल कॉस्ट क्या है, मतलब बड़े वाले खर्चे जो इनिशियली उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में लग रहे हैं वो कौन से। सेकंड, आप देखोगे ऑपरेटिंग खर्चे, जो ऑपरेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल वगैरह रिक्वायर्ड है वो कितनी है। देन आप रेवेन्यू फोरकास्ट करोगे कि आपको कितना पैसा आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वगैरह देखोगे। देन ऑब्वियसली आपने रेवेन्यू फोरकास्ट कर लिया कितने पैसे जनरेट होंगे, बट कैश फ्लो कितना है, नेट कैश फ्लो देखोगे कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आएगा। देन पे बैक पीरियड, मतलब कितने टाइम में जो आपने पैसा डाला है इनिशियल कैपिटल कॉस्ट वो कब तक रिकवर हो जाएंगी। नेक्स्ट, आप नेट प्रेजेंट वैल्यू देखोगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखोगे, यू विल देन इवैल्यूएट द रिजल्ट्स। आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि आप ब्रेक इवन पॉइंट भी देखोगे कि कब तक हमारा ब्रेक इवन आ जाता है। तो बेसिकली जब हम फाइनेंशियल अप्रेजल करते हैं, हम हमारी कैपिटल कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट को इवैल्यूएट करेंगे, रिवेन्यूज को फोरकास्ट करेंगे, कैश फ्लोज को देखेंगे, पे बैक पीरियड देखेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड विल evaluate the results in the end, कि वाकई में वो प्रोजेक्ट फाइनेंशियली हमें कोई फायदा देगा नहीं देगा, क्या क्या चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ेंगे। आई होप आपको सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है मार्केट अप्रेजल
एंड फाइनेंशियल अप्रेजल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी की क्वेरीज है स्टिल यू कैन कमेंट मी बिलो सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इन अ मोर बेटर वे। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट सर्वे, डिजाइन, डाटा सोर्सेज एंड मैथडोलॉजी। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं मार्केट सर्वे। देखो सबसे पहले हम मार्केट सर्वे का मीनिंग समझेंगे और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दो मेन टॉपिक है मार्केट सर्वे के क्या क्या डाटा सोर्सेज हैं और क्या क्या मेथडोलॉजीज हैं, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। मार्केट सर्वे, अभी हमें मार्केट का एनालिसिस करना है, तो मार्केट का एनालिसिस हम एक रिसर्च मेथड के थ्रू करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट सर्वे। सो मार्केट सर्वे का इजी लैंग्वेज में या लेमन लैंग्वेज में मतलब है कि आप आपने टारगेट मार्केट डिसाइड कर ली, उसके रिगार्डिंग जो भी आप डाटा कलेक्ट करोगे और उस डाटा को एनालाइज करोगे उसको हम बोलेंगे मार्केट सर्वे, ताकि आपको पता लग सके कि कस्टमर्स एक्चुअल में क्या चाहते हैं, क्या उनका बाइंग बिहेवियर है, क्या उनके ओपिनियंस एंड प्रेफरेंसेस हैं। तो मार्केट सर्वे क्या है? मार्केट सर्वे इज अ रिसर्च मेथड which involves collecting and analyzing data about the target market's preferences, behaviors and needs, ताकि आपको एक्चुअल में पता लग सके कस्टमर्स क्या चाहते हैं और आपका जो ओवरऑल बिजनेस में डिसीजन मेकिंग है वो बेटर हो पाए। अब आप मार्केट में सर्वे करोगे तो आप डाटा कलेक्ट करोगे। तो डाटा कलेक्शन के बहुत सारे हमारे पास वेज होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो हम आगे डिटेल में जानेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है मार्केट डिजाइन। तो मार्केट डिजाइन पहले मैं बता देती हूँ। मार्केट डिजाइन क्या होता है? मार्केट डिजाइन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड इंप्रूविंग द रूल्स, ताकि आप जो भी अपना काम कर रहे हो वो और ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सको। तो आप जो आपके रूल्स हैं मार्केट के या मैकेनिज्म्स हैं मार्केट के, उनको इंप्रूव करते हो और साथ में क्रिएट करते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमें मार्केट सर्वे क्लियर होना चाहिए। अब सबको मार्केट सर्वे समझ आ गया कि मार्केट का सर्वे कराना मतलब मार्केट में से डाटा कलेक्ट करना और उस डाटा को एनालाइज करना ताकि आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाओ। अब इसमें दो चीजें ध्यान रखना, मार्केट सर्वे दो तरह का हो सकता है या दो वे से आप करवा सकते हो। एक तो सेंसस सर्वे और एक होता है सैंपल सर्वे। सो मार्केट सर्वे कैन बी अ सेंसस सर्वे और इट कैन बी अ सैंपल सर्वे। अब जब हमारे पास कम लोग हैं तब तो हम सारी की सारी पॉपुलेशन का लेंगे डाटा, तो उसको हम बोलेंगे सेंसस सर्वे। बट जब बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है, कले कले बंदे के पास जाना से डिफिकल्ट हो जाता है, सो हम एक सैंपल तय कर लेते हैं और उस सैंपल का ही सर्वे करवाते हैं ताकि हमें बहुत ज्यादा पैसा या टाइम ना लगाना पड़े। समझ आया? तो सेंसस सर्वे का बेसिक मीनिंग हो गया आप एंटायर पॉपुलेशन को कवर कर रहे हो, क्योंकि जो नंबर ऑफ फॉर्म्स है वो कुछ स्मॉल है, तो फाइनेंशियल और टाइम कंस्ट्रेंट्स इतने नहीं है, तो आपके लिए फिजिबल है कि आप सेंसस सर्वे करवा रहे हो। बट अगर लार्ज नंबर है आपके लिए फिजिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि पैसा भी बहुत लगेगा और टाइम भी बहुत लगेगा। सो उस केसेस में हम एक जस्टिफाइड सैंपल ऑफ पॉपुलेशन ले लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि कस्टमर क्या चाहता है और मार्केट में क्या सिनेरियोज हैं। अब जब भी आप मार्केट सर्वे करवाओगे आप क्या इंफॉर्मेशन लोगे? अब हम जनरली बात करें, ये पॉइंट्स हमें कुछ लर्न नहीं करना, हम जनरली अगर हम बात करें, सपोज हमें मार्केट सर्वे कंडक्ट करवाना है, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। क्या चाहिए होगा? मार्केट में क्या डिमांड है, क्या ग्रोथ ऑफ डिमांड है, अलग अलग सेगमेंट्स में लोग क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या उनकी प्राइस इलास्टिसिटी है, क्या उनकी इनकम इलास्टिसिटी है, वो खरीदना ही क्यों चाहते हैं, उनके परचेजिंग के फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनका बाइंग बिहेवियर कैसा है, क्या वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो हमारा कंपटीशन में है उससे वो सेटिस्फाइड हैं भी या नहीं, और ऐसी कौन सी नीड्स हैं जो उनकी अनमेट हैं, क्या उनके एटीट्यूड्स हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके, क्या चैनल वो प्रेफर करें कि डायरेक्टली आए या मतलब उनके घर पे जाके डिलीवरी मिले, क्या चैनल वो प्रेफर करें। तो आप ये सारी चीजें मार्केट सर्वे में पता लगाते हो। तो अगर आपको एग्जाम में मार्केट सर्वे का क्वेश्चन आ जाता है, इन केस आपको जस्ट ये आ जाता है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मार्केट सर्वे, आप मार्केट सर्वे की डेफिनेशन बता सकते हो। मार्केट सर्वे दो तरह का आप कंडक्ट करवा सकते हो, सेंसस और सैंपल। उसके बाद ये बता सकते हो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मार्केट सर्वे में हम कलेक्ट कर सकते हैं। देन हम डाटा सोर्सेज बता सकते हैं मार्केट सर्वे में, मैथडोलॉजीज बताएंगे एंड एक छोटा सा हम प्रोसेस करेंगे मार्केट सर्वे का, आप वो भी एक्सप्लेन करके आ सकते हो। अब अगर पेपर में डाटा सोर्सेज आ जाता है या मेथोडोलॉजीज आ जाता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों वन एंड द सेम थिंग है, थोड़ा बहुत ही वेरिएशन है इसमें। अब हमें मार्केट सर्वे के लिए डाटा चाहिए, डाटा कलेक्शन करनी है ना हमें मार्केट सर्वे के लिए, वो हम कैसे करेंगे? तो मार्केट सर्वे के लिए डाटा सोर्सेज हैं बहुत सारे। आप बेसिकली ये 6 सोर्सेज याद रख लेना मार्केट सर्वे में डाटा कलेक्शन के। वो 6 सोर्सेज हैं, देखो, प्राइमरी डाटा सोर्सेज, सेकेंडरी डाटा सोर्सेज, ऑनलाइन डाटा सोर्सेज एंड एक आप हेडिंग बना देना ऑफलाइन डाटा सोर्सेज। उसके बाद इंटरनल डाटा सोर्सेज एंड एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज। ये हम जूनियर क्लासेस से बढ़ते आ रहे हैं तो इसमें इतना बड़ी बात है नहीं, छोटी सी चीज है ये। प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि आपको साथ में लर्न हो जाए, तो हमेशा मेरे साथ ये ट्राई करा करो कि आपको वीडियो सुनते सुनते ही लर्न हो जाए, एंड जब आप दोबारा देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है?
तो 2 टाइम्स अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आई होप कि आपका एक बार सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो प्राइमरी डाटा सोर्सेज है, मतलब आप फर्स्ट हैंड फ्रेश डाटा डायरेक्टली अपनी टारगेट ऑडियंस से कलेक्ट कर रहे हो। तो प्राइमरी डाटा क्या है, आप डायरेक्टली कलेक्ट करो, ना कि किसी का जो डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड था उसको यूज करो। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि जो ऑलरेडी प्रीवियसली कलेक्टेड डाटा है या जो रेडिली अवेलेबल डाटा है एनालिसिस के लिए, आप डायरेक्टली उसको ही चेप रहे हो, ठीक है। उसमें जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो गई, ट्रेड पब्लिकेशंस हो गई, रिसर्च पेपर्स हो गई, मतलब ऑलरेडी डाटा उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे हो उन चीजों के। अगर आपको इसको लेंथी और भी करना होगा, इसके मेरिट्स लिख देना, डीमेरिट्स लिख देना। अब ऑनलाइन डाटा सोर्सेज क्या हो गए, जो चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, और ऑफलाइन वो हो गए जो ऑफलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो ऑनलाइन में क्या आ जाएंगे, ऑनलाइन ब्लॉग्स, ऑनलाइन फॉरम्स, कस्टमर रिव्यूज, ये सब चीजें। इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज। इंटरनल मतलब जो विद इन द आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अवेलेबल हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिकॉर्ड्स सच एज ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स रिपोर्ट, कस्टमर डाटाबेसेस या बाकी सब चीजें। और एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज ये चीजें हैं जो मतलब एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से आप थर्ड पार्टी वगैरह से कलेक्ट करते हो। सो अगर मार्केट सर्वे आपको एक्सटेंड करना है, उसके डाटा सोर्सेज आप लिख के आ सकते हो। 6 कैटेगरीज बना देना, प्राइमरी डाटा सोर्सेज, सेकेंडरी डाटा सोर्सेज, ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। फर्दर आप इसको जितना मर्जी इलाबोरेट करके आ सकते हो, इतना तो विश्वास है मुझे आप पे, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट सर्वे कंडक्ट करवाने का क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स है। इसको फिर से लर्न नहीं करना है, इसका अंदर वाला भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसके हेडिंग्स पढ़ लो ताकि आपको क्लियर हो सके कि मार्केट सर्वे के क्या क्या स्टेप्स हैं। अब हमें मार्केट में सर्वे कराना है, सर्वे करा रहे हैं पर हमें यही नहीं पता हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं। सो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि हमारी रिसर्च जो हम करवा रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेकंड, हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारी टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस पता है, ऑब्जेक्टिव पता है, ऑडियंस भी पता लगी। नेक्स्ट हम सर्वे के क्वेश्चंस बनाएंगे कि क्या पूछना है, क्या हमें चाहिए, और वो क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ अलाइन हो। देन आप मेथड चूज करोगे, बहुत सारे मेथड्स हैं। अभी आप ऑनलाइन भी करा सकते हो, टेलीफोनिकली भी करा सकते हो, फेस टू फेस भी करवा सकते हो, मेल के थ्रू भी करवा सकते हो, तो तरीका चुनोगे। देन डाटा कलेक्ट करोगे जाके जिस भी वे में आपने चूज किया है। देन उस डाटा को एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, और एक क्लियर रिपोर्ट तैयार करोगे जिसमें आप पूरी लिमिटेशंस, फाइंडिंग्स, इनसाइट्स वगैरह सब लिखोगे। देन उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप एक्शन लोगे। सो मार्केट सर्वे के बेसिकली यही स्टेप्स होते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स तय करना, ऑडियंस तय करना, देन सर्वे की क्वेश्चंस डेवलप करना, सर्वे का मेथड करना, उसके बाद सर्वे के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट कर लेना, उस डाटा को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, रिपोर्ट बनाना, एंड देन एट द एंड एक्शन ले लेना। मार्केट सर्वे समझ आ गया, उसके डाटा सोर्सेस समझ आ गए। नेक्स्ट हमारा है मैथडोलॉजीज। क्या है, मैथडोलॉजीज। तो जब हमने जो डाटा सोर्सेस पढ़े ना, वही हमारी काइंड ऑफ मैथडोलॉजीज हैं, पर इसको लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि जो मैथडोलॉजीज है मतलब आप किस मेथड से कलेक्ट करो। डाटा सोर्सेज में तो डाटा के सोर्सेज आ गए, पर इसमें आप मेथडोलॉजीज में ये मेंशन करके आ सकते हो कि हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं जी, ऑफलाइन में क्या क्या ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आप टेलीफोनिकली कर रहे हो, फेस टू फेस कर रहे हो, ये तो हमारे 3 वेज हो गए, ऑनलाइन, टेलीफोनिक सर्विस, फेस टू फेस सर्विस। उसके अलावा आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लोगों को आराम से देख के ऑब्जर्व कर सकते हो, और आपको प्रॉपरली उनका बिहेवियर देख के पता लग जाएगा कि वो रियल वर्ल्ड में कैसे बिहेव करते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी रिसर्च कर सकते हो। सेकेंडरी रिसर्च मतलब जो ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है उसको आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा एक और तरीका है फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप्स में स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स बना दिए जाते हैं डिस्कशन के लिए, जिससे हमें इन डेप्थ एनालिसिस हो सकती है कि लोगों की क्या सोच है। फोकस ग्रुप्स मतलब स्मॉल स्मॉल डिस्कशन ग्रुप्स। लास्ट है जो हमारी रियल लाइफ में सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट होता है, दैट इज द मिक्स मेथड्स ऑफ रिसर्च। कि इन जो ऊपर हमने मेथड्स पढ़े हैं इन सबका मिक्सचर, एक या 2 मेथड का भी हो सकता है, सारे मेथड्स का भी हो सकता है, मिक्सचर। तो आप बस इसमें ये नहीं है कि सिर्फ यही 7 पॉइंट्स है, जो भी आपका मेथड माइंड में आएगा सर्वे करवाने का या मतलब मार्केट रिसर्च वगैरह करवाने का, वो आप लिख के आ सकते हो। ऑनलाइन सर्वे, ऑफलाइन सर्वे में टेलीफोनिक, फेस टू फेस, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्चेज, मिक्स मेथड्स, जितना मर्जी आप इसको एक्सप्लोर करके आ सकते हो। आई होप आपको ये सेकंड टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब इस पार्ट में हम मार्केट सेगमेंटेशन और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लास्ट टॉपिक्स कवर करेंगे, एंड द रिमेनिंग सेकंड यूनिट हम लास्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं, जो इसका सेकंड पार्ट आएगा यूनिट 2 का। नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन। देखो मार्केट सेगमेंटेशन जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है कि आपकी जो मार्केट है आप उसको सब डिवाइड करो। सेगमेंटेशन का मतलब हो गया डिवाइड करना या फिर सब डिवाइड करना। आप अपनी मार्केट को फर्दर सब डिवाइड कर रहे हो अलग अलग सबसेट्स में, मतलब जिन कस्टमर्स की सेम सोच है या सेम वे है उनको एक सबसेट में डाल रहे हो और दूसरों को डिफरेंट सबसेट में डाल रहे हो। सो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप मार्केट को डिवाइड कर रहे हो छोटे छोटे ग्रुप्स में जिनकी सेम
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक ग्रुप में डालकर। सो पर्पस क्या है, ताकि आपको एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट फर्दर पता लग सके कि हाँ मुझे मेरा प्रोजेक्ट इस मार्केट में करना है या ये मतलब इन कस्टमर्स को टारगेट करना है, ताकि आप उन डिफरेंट कस्टमर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट यूनिक नीड्स और उनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बना सको। सो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है मार्केट को सब डिवाइड करना। सो मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट सबसेट्स ऑफ कस्टमर्स। अब मार्केट सेगमेंटेशन देखो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले मतलब समझाते हैं ना मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, चार तरह की हम मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं, चार कैटेगरीज बना के आ सकते हो, चार हेडिंग्स बना देना, फ्लो चार्ट सा बना देना। वो चार कैटेगरीज क्या है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जियोग्राफी के बेसिस पे डिवाइड करना, दूसरा हमारा टाइप हो गया, तीसरा हो गया साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन और चौथा हो गया बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो ये है हमारे चार टाइप्स। अब डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड लास्ट वन इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ठीक है। अब डेमोग्राफिक्स, जब भी आपको देखा होगा सेंसस कंडक्ट करते हैं ना, तो वो आपकी पूरी डेमोग्राफिक्स लेके जाते हैं। तो डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर आप मार्केट को तोड़ रहे हो। फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक्स में भी मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, लाइक एज के बेसिस पे, फैमिली टाइप या फैमिली साइज के बेसिस पर, लाइफ स्टेज ऑफ अ फैमिली के बेसिस पर, जेंडर क्या है, इनकम लेवल क्या है, वो काम क्या करते हैं, लिटरेसी स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है, नेशनैलिटी क्या है। क्योंकि अगर ये मार्केट सेगमेंटेशन का आपको क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सकते हो, क्योंकि इसके जो हम चार टाइप्स कर रहे हैं उसके अंदर जो हेडिंग्स हैं उनको भी आप बहुत इन डेप्थ इलैबोरेट करके आ सकते हो। तो डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर आप कुछ भी लिख सकते हो कि हम एज के बेसिस पर हमारी मार्केट को डिवाइड करें, उनके इनकम लेवल, पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, ऐसे डिवाइड करो, लिटरेट, इलिटरेट, पार्शियली, ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, रिलीजन क्या फॉलो कर रहे हैं, नेशनैलिटी। तो आप इतने तरीकों से मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो ना कि इसकी कोई हद ही नहीं। तो ये हो गया डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। दूसरा वे क्या है हमारे पास, अब जी हम तो हमारी मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं जियोग्राफिकली। इसमें आप एक तो जैसे नॉर्थ मार्केट, साउथ मार्केट, वेस्ट मार्केट, ईस्टर्न मार्केट। जो लोगों की डिमांड नॉर्थ मार्केट में होगी वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी जो साउथ में डिमांड होगी। नॉर्थ और साउथ के हम खाने का ही फर्क देखते हैं ना, कितना ज्यादा फर्क है, कपड़ों का, मौसम का, हर एक चीज का फर्क होता है। उसके अलावा ज्योग्राफी में आप एक तो ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ मेंशन करके आ सकते हो, उसके अलावा स्टेट वाइज भी आप कर सकते हो। अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे जरा हमारे इंडिया में अभी करेंटली कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। आई वांट टू नो कि किस किस को अभी भी कंफ्यूजन है इस चीज में। चलो नेक्स्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम कर सकते हैं, अगर हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं, सिटी वाइज भी कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट आ जाता है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन का, अर्बन वर्सेस रूरल बेसिस, इस बेसिस पर भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया साइकोग्राफिक। अब हर एक बंदे के साइकोलॉजिकल ट्रेड्स अलग अलग होते हैं, हर एक बंदे का लाइफस्टाइल अलग है, खुद के ट्रेड्स अलग है, जो उसने एटीट्यूड्स या वैल्यूज एक्वायर करी हैं या उसके जो इंटरेस्ट या ओपिनियंस है वो सब डिफरेंट होते हैं। सो इस बेसिस पर भी हम मार्केट का सेगमेंटेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेड्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इसमें जो लोगों का बिहेवियर है, किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, क्या वो लॉयल रहने वाले हैं, कितनी बार वो चीज यूज कर रहे हैं, यूजर का स्टेटस क्या है, कितने बेनिफिट मिल रहे हैं, किस ओकेजन पे यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें भी हमें मार्केट सेगमेंटेशन हम इन बेसिस पर भी कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स क्या हैं जब हम सेगमेंटेशन करते हैं, चार क्राइटेरियाज या चार डायमेंशंस आप बोल सकते हो जिसपे आप कर सकते हैं, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल। फर्दर इनमें हम बहुत सारे पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग बना के आ सकते हो, इनको क्रैम नहीं करना है, एक एक दो पॉइंट्स याद कर लो ताकि आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाए कि हाँ ये इसका मतलब ये होता है, तो उसमें आप पॉइंट्स डाल सको। समझ आया। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इस यूनिट का पार्ट 1 का ये लास्ट टॉपिक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है आपका प्रोडक्ट बाकियों से कैसे डिफरेंट है। समझ आया। So product differentiation is the process of making your product or service unique and distinct from its competitors। आप अपना एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करेंगे हम गुड्स की भी बात करेंगे और साथ में ही हम सर्विसेज की भी बात करेंगे कि आपकी गुड या आपकी सर्विस आपकी कॉम्पिटिटर से डिफरेंट क्या है। आप हमेशा एक टर्म सुनते होंगे ना, यूएसपी। यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है कि आपका प्रोडक्ट लोगों से डिफरेंट क्या है जिसकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले और कस्टमर्स आपके पास आपका सामान खरीदने क्यों आ रहे हैं।
सो दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है वो बेसिकली अगर हम गुड्स के केस में बात करें तो वो टैंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल डायमेंशंस पर भी हो सकती है। तो इसको आपको लर्न नहीं करना, आप खुद ही सोच के देखो। अलग अलग प्रोडक्ट्स और अलग अलग सर्विस के अलग अलग डायमेंशन पर हम फर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट का फॉर्म क्या है, कई बार प्रोडक्ट के फीचर्स इतने अच्छे लगते हैं कि हमें लगता है यार ये तो वाकई में बहुत ही अच्छी चीज है। कई बार अगर हम खाने की चीजें देखें, इंग्रेडिएंट्स कोई ऐसे डाला होता है, कोई उनका सीक्रेट रेसिपी होती है, ये सब चीजें कई बार वो स्पेशली कस्टमाइज करके बनाते हैं, कई बार उनका डिजाइन या स्टाइल डिफरेंट होता है, या कई बार क्वालिटी या सर्विस में फर्क होता है। सो बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इंटेंजिबल डायमेंशन होते हैं जिसकी वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट के टुवर्ड्स क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसके साथ उनकी प्रेस्टीज जुड़ी है। फॉर एग्जाम्पल कोई लोकल मार्केट का प्रोडक्ट वर्सेस कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट, H&M का, ज़ारा का, लोग उनको प्रेफर करेंगे ना रेदर देन कोई ऐसे नॉर्मल लोकल मार्केट का। तो लोगों को प्रेस्टीज फील होती है या लोगों को ऐसे फील होता है कि शो ऑफ करें या काइंड ऑफ, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। सेंटिमेंट्स या कई बार बिलीव जुड़े होते हैं जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की क्या होती है, USP होती है। सो बेसिकली देयर आर टैंजिबल एज वेल एज इंटैंजिबल फीचर्स प्रोडक्ट को डिफरेंस करने के। तो आप बहुत सारे पॉइंटर्स या डायमेंशंस लिख सकते हो जिसकी वजह से जो आपका प्रोडक्ट है वो बाकियों की प्रोडक्ट से डिफरेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप जितना मर्जी फर्दर इलाबोरेट कर सकते हो। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन हो सकती है जिसकी वजह से उस कंपनी को अपने राइवल से एज मिलती है। फॉर एग्जांपल सभी डोमिनोज पिज्जा तो सभी के फेवरेट होंगे ना, वो आपने उनकी टैगलाइन सुनी है ना, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। तो ये इनकी एक क्या है, USP है बाकी कंपनीज के एज में, बाकी कंपनीज के कंपैरेटिवली। और क्या सर्विसेज में बेनिफिट्स या और क्या डिफरेंशिएशन हो सकते हैं। कई बार कई कंपनीज का सामान ऑर्डर करना बहुत ही इजी है, कईयों की डिलीवरी बहुत ही फास्ट है, या डिलीवरी का जो वे है उनका वो बहुत ही अच्छा है, वो एक्सक्लूसिवली डिलीवर करके देते हैं अपने पैकेजेस। कस्टमर सर्विस कहीं बहुत अच्छी देते हैं, कई इंस्टॉलेशन फीस ही नहीं लेते, कई लाइफ टाइम मेंटेनेंस एंड रिपेयर फ्री देते हैं, कस्टमर को ट्रेन करते हैं, कई पर्सनल जो उनका जो लोग सेंड करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के। सो आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन समझा सकते हो, कैसे कैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ये सब एक्सप्लेन करके आ सकते हो। आई होप आप सबको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया होगा। बाकी चलो अभी नेक्स्ट है फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। अभी किसी ने थकना नहीं है, थोड़ा सा ही रह गया, जल्दी से कवर अप करेंगे यूनिट नंबर 2। बहुत ही इजी है, देखो जितना भी अभी तक पढ़ा है कुछ हमें लर्न तो करना ही नहीं, हम समझते जा रहे हैं। इजीली एग्जाम में जो मन आया टॉपिक के साथ ओरिएंटेड हुआ चुपचाप हम लिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। हमारी फ्यूचर डिमांड क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे एनालाइज करेंगे वो हम अभी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस एक छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको कवर अप कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि जब भी हम सामान बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे चैनल्स होते हैं। मतलब आप होलसेल के थ्रू दे रहे हो, ऑनलाइन बेच रहे हो, रिटेलर के थ्रू दे रहे हो, डायरेक्ट बेच रहे हो, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो एफिशिएंट हो। सो इसका मतलब है कि सूटेबल चैनल फाइंड आउट करना ताकि जो हमारी ऑडियंस है हम उस तक पहुंच सके, जिसकी वजह से हमारा जो रिवेन्यू है वो क्या हो सके, वो मैक्सिमाइज हो सके, और जो हमारी कॉस्ट है वो क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। ठीक है, अब कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का। इसको भी लर्न नहीं करना है, समझना ही है हमें। देखो सबसे पहले हमें जब हमारी ऑडियंस पता होगी कि हम किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, उस ऑडियंस के बेसिस पर हम इवैल्यूएट करेंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है? डायरेक्ट सेल्स कर सकते हैं हम, ऑनलाइन सेल्स कर सकते हैं, रिटेल स्टोर्स ओपन कर सकते हैं, होलसेलर्स को बेच सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच सकते हैं। अब हम हमारे पास जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अवेलेबल हैं उन सबकी कॉस्ट, रीच, कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स, इन सब चीजों को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद कंडक्ट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। आप ये डिटरमाइन करोगे कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो सब लोग कैसे कर रहे हैं। उसके बाद आप एनालाइज करोगे कि क्या क्या कॉस्ट पड़ रही है उसमें, क्या स्टोरेज कॉस्ट है, क्या शिपिंग कॉस्ट है, क्या मार्केटिंग कॉस्ट है, मतलब जितनी भी एसोसिएटेड कॉस्ट है उनको डिटरमाइन करोगे। देन देखोगे क्या क्या अवेलेबिलिटी है हर एक चैनल पर, एंड देन आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बना लोगे। बहुत ही ईजी है। अभी हमने समझा डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस होता क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करने में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, या फिर आ सकता है कि आप फ्यूचर डिमांड को कैसे फोरकास्ट करोगे। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये थोड़ा क्रिटिकल है, पर इसमें जितना आप डेप्थ में पढ़ना चाहो वो आपकी चॉइस है। बट एक बार इस टॉपिक का मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ओवरव्यू दे दूंगी कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग
में आप सबसे पहले सुन लो कि करना क्या क्या है, मतलब क्या क्या आपको पॉइंटर्स बना के आने हैं। पॉइंटर्स पहले लर्न कर लो, फिर अंदर की जो डिस्क्रिप्शन है वो हम बाद में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले अगर आपको मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग आ गया, आप 3 हेडिंग्स बना के आओगे। सबसे पहले बना के आओगे क्वालिटेटिव मेथड्स, सेकंड टाइम सीरीज प्रोजेक्शन मेथड्स। फर्स्ट हेडिंग इज क्वालिटेटिव मेथड्स, सेकंड है टाइम सीरीज प्रोजेक्शन मेथड्स, उसके बाद थर्ड है कैजुअल मेथड्स। कैजुअल मतलब कॉजुअल मतलब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप वाली मेथड्स। तो जो फर्स्ट मेथड है उसमें आप फर्दर 2 मेथड्स एक्सप्लेन करके आओगे, सेकंड मेथड में आप फर्दर 3 मेथड्स एक्सप्लेन करके आओगे, और उसके बाद जो लास्ट मेथड है उसमें फर्दर 6 मेथड्स को एक्सप्लेन करके आओगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप ये सिंपली आंसर लर्न करके जाओगे, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही डिटो लिख के आना है, तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा। क्वालिटेटिव मेथड्स, टाइम सीरीज प्रोजेक्शन मेथड्स, एंड द लास्ट वन इज कॉजुअल मेथड्स, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट इफेक्ट रिलेशनशिप मेथड्स। तो जो क्वालिटेटिव मेथड्स है इसमें हमारे मेथड्स होते हैं, मतलब इसमें हम एक्सपर्ट की जजमेंट पर रिलाई करते हैं और क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वालिटेटिव मेथड्स में एक तो है हमारा ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव मेथड, और दूसरा है डेल्फी मेथड। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस, सो यू शुड लर्न दिस आंसर। Jury of executive method and Delphi method are the part of qualitative methods. Next है हम forecast करते हैं, जो हिस्टोरिक हमारी टाइम सीरीज है, टाइम सीरीज के बेसिस पर प्रोजेक्शन करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर हम 3 मेथड्स करेंगे। एक तो हो गया ट्रेंड प्रोजेक्शन, मतलब हम ट्रेंड्स का प्रोजेक्शन कर रहे हैं, दूसरा है मूविंग एवरेजेस मेथड, और तीसरा है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, ठीक है। और लास्ट हमारा है, इसमें क्या है, इसमें और ज्यादा एनालिसिस करते हैं हम। जो ये कॉजुअल मेथड्स हैं जो कॉस्ट इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है, जो हमने पिछले दोनों मेथड्स पढ़े उससे ज्यादा और ज्यादा हम एनालिसिस करते हैं। इसमें हमारे 6 मेथड्स हम लर्न करके जाएंगे। इकोनॉमिक्स में आपने बहुत बार एक टर्म सुनी होगी, इकोनोमेट्रिक मेथड्स। इकोनोमेट्रिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वन ऑफ द इकोनॉमिक्स का। तो इकोनोमेट्रिक मेथड्स हम करते हैं, चेन रेशियो मेथड, कंजप्शन लेवल मेथड, एंड यूजर मेथड, बास डिफ्यूजन मेथड, लीडिंग इंडिकेटर मेथड। ये हमारे कॉजुअल मेथड्स हैं। देखो पहले लर्न कर लेते हैं, इसके बाद इनके अंदर डेप्थ में जानेंगे। क्वालिटेटिव में तो 2 ही थे, जूरी मेथड एंड डेल्फी मेथड। टाइम सीरीज प्रोजेक्शन में एक हमने ट्रेंड एनालिसिस किया था, दूसरा मूविंग एवरेजेस किया था, तीसरा स्मूथनिंग मेथड था, स्मूथिंग मेथड आप बोल सकते हो। लास्ट हमारा है कॉजुअल मेथड, जिसमें और ज्यादा हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम पता करते हैं कि क्या फ्यूचर में डिमांड रह सकती है। तो इसमें आप याद रखना कि चेन बनाते हैं कंजप्शन की, कंजप्शन कौन करता है, हमारा एंड यूजर करता है। एंड यूजर हमें इंडिकेट करके बताएगा कि डिफ्यूजन कितनी है। आप ऐसे लर्न कर सकते हो थोड़ा सा, कि आप एक रिदम सी बना लेना, ताकि आपको सारे मेथड्स याद कर लें। चेन बनाएंगे किसकी, कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स हमारे क्या है, एंड यूजर्स हैं। एंड यूजर्स हमें इंडिकेट करके बताएंगे कि डिफ्यूजन कितनी है इकोनोमेट्रिक में। आप ऐसे लर्न कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। चेन मेथड, कंजप्शन मेथड, एंड यूज मेथड, लीडिंग इंडिकेटर मेथड, बास डिफ्यूजन मेथड एंड इकोनोमेट्रिक मेथड। अब थोड़ा सा इन मेथड्स के बारे में ब्रीफ जान लेते हैं, ताकि ऑब्वियसली अगर हमें नाम ही लिखाएंगे, हमें अंदर कुछ पता भी नहीं, एबीसी भी नहीं, बेसिक भी नहीं पता होगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो थोड़ा सा बेसिक इन मेथड्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड। दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर इन प्रैक्टिस। मतलब आप क्या करते हो, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स जो मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं, काइंड ऑफ अपना ओवरव्यू देते हैं कि आपकी फ्यूचर में कितनी डिमांड रह सकती है, और उन सबके जो व्यूज हैं उनको आप एग्जीक्यूटिवली कंबाइन कर लेते हो और एस्टिमेट करते हो कि हमारा सेल का एस्टिमेट ये रह सकता है। तो ये एक अच्छा मेथड है, क्योंकि वो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे, पर इसकी एक डिसएडवांटेज क्या है, जो उनके व्यूज हैं वो सब्जेक्टिव हो सकते हैं और इग्नोर हो सकते हैं। तो और ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है। सो जूरी मेथड में आप जूरी बना लेते हो एक्सपर्ट्स की, विच गिव यू ओपिनियन रिगार्डिंग द सेल एस्टिमेट्स इन द फ्यूचर। आई होप आपको जूरी मेथड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट मेथड। तो सेकेंड हमारा क्वालिटेटिव मेथड है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में आप क्या करते हैं, आप ओपिनियन लेते हैं एक्सपर्ट ग्रुप से। क्या लेते हैं, इसमें भी जैसे हमने जूरी में लिया वैसे ही हम एक्सपीरियंस मतलब ओपिनियन लेते हैं expert say with a mail survey. So in this technique, first of all, a questionnaire by mail is sent to group of experts and they are supposed to express their views. तो सबसे पहले आप उनको मेल करते हो और क्वेश्चनेयर का वो रिस्पॉन्ड देते हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी। इसमें क्या है, वो हमें आइडेंटिटी नहीं बताते, ठीक है। Along with the questionnaire meant to probe further the reasons for extreme views expressed in the first round. So इसके बाद कंटिन्यू होते हैं और भी राउंड्स, जिसमें रीजनेबल एग्रीमेंट्स लिए जाते हैं। So इसका मेथड क्या है, इंटेलिजेंट है ये वे, और ज्यादा एक्यूरेट है और लेस एक्सपेंसिव है। अगर हम फेस टू फेस ग्रुप मीटिंग्स करें उसमें ज्यादा बहस होगी। इसमें क्या है, मेन वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं और मेल के थ्रू सर्वेस के आंसर आते हैं और मल्टीपल राउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से डेल्फी मेथड एक बेटर इंडिकेटर है। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे जो हम टाइम सीरीज वाले मेथड्स पढ़ रहे थे, टाइम सीरीज
सीरीज वाले हम 3 कर रहे थे, ट्रेंड प्रोजेक्शन, और मैंने आपको बताया मूविंग एवरेजेस मेथड और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। सो ट्रेंड प्रोजेक्शन में क्या है, जो पास्ट कंजप्शन स्टैटिस्टिक्स है या फ्यूचर आप जितनी प्रिडिक्ट कर रहे हो उसका आप क्या करते हो, ट्रेंड एनालिसिस करते हो बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ एक्सट्रापोलेशन। तो आप ये फॉर्मूला वगैरह रहने देना, बस आप ये मेंशन कर देना ट्रेंड प्रोजेक्शन एनालिसिस में दैट यू आर यूजिंग अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, फ्यूचर एनालिसिस भी करते हो और साथ में पास्ट स्टैटिस्टिक्स भी चेकआउट करते हो। नेक्स्ट हमारा था स्मूथिंग, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। इसमें क्या है, आप लाइट ऑफ ऑब्जर्व्ड एरर्स को मॉडिफाई करके मतलब आप फोरकास्ट करते हो मॉडिफाई करके जो लाइट ऑफ ऑब्जर्व्ड एरर्स है। तो इसको इतना डेप्थ में करने की जरूरत नहीं, इसमें अपनी तरफ से लिखा ना कि स्मूथिंग जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड है, इट इज वन ऑफ द टाइम्स एनालिसिस मेथड अंडर द डिमांड फोरकास्टिंग। तो ज्यादा डीप में ये करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लेफ्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मूविंग एवरेजेस मेथड क्या है, इसमें आप सेल फोरकास्टिंग करते हो। द सेल फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द सेल्स प्रीसीडिंग पीरियड्स में। ऑब्वियसली आप एवरेज जितनी भी पिछले सालों की है उनकी एवरेज निकाल के आप नेक्स्ट पीरियड की जो सेल है उसको प्रिडिक्ट करते हो। तो ये तो बहुत ही इजी, आप इजीली इसको एक्सप्लेन आउट करके आ सकते हो। सो सेल ऑफ द नेक्स्ट पीरियड इज फोरकास्टेड बाय जितनी भी आपकी प्रीसीडिंग पीरियड्स हैं उनकी सेल्स का एवरेज आउट करके आप एवरेजिंग करते हो, जिसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेजेस मेथड। अभी हमारे क्वालिटेटिव मेथड्स भी हो गए, साथ में जो हमारे टाइम सीरीज वाले मेथड्स थे वो भी हो गए। लास्ट हमारे कॉस्ट इफेक्ट रिलेशनशिप वाले 6 मेथड्स रह गए, चेन मेथड, कंजप्शन लेवल मेथड, एंड यूजर मेथड, बार्स डिफ्यूजन मॉडल, लीडिंग इंडिकेटर मेथड एंड इकोनोमेट्रिक मेथड। एक बार इसका भी ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि दिस इज वन ऑफ दैट क्वेश्चन वी आर टारगेटिंग इन द एग्जाम्स कि हमें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और अच्छे से इसको क्या करके आना है, अटेम्प्ट करके आना है। नेक्स्ट है हमारा चेन रेशियो मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इन द चेन रेशियो मेथड जो पोटेंशियल सेल है किसी भी प्रोडक्ट की, उसमें हम सीरीज ऑफ फैक्टर्स लगा के उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो दे रखी है आपको, क्या कहते हैं, इलिस्ट्रेशन दे रखी है जिसमें उन्होंने बताया कि अडल्ट पॉपुलेशन इतनी है और इतने पॉपुलेशन है अडल्ट की जो शेविंग ब्लेड्स यूज करते हैं, और एडल्ट मेल पॉपुलेशन यूजिंग शेव ब्लेड्स हमारे पास आ गई, इसका कैलकुलेशन करके प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद फर्दर इलिस्ट्रेशन में क्या बताया गया है, नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर अ पर्सन यूजेस शेविंग ब्लेड, कितनी बार यूज करता है, इतनी बार यूज करता है, तो कितनी बार टोटल शेव होती है एक साल में, इतनी बार होती है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद स्टेनलेस स्टील के इतने परसेंट यूज करते हैं, तो एवरेज नंबर लोग कितने यूज करते हैं, ऐसे ऐसे हम करके पोटेंशियल सेल्स निकालते हैं। मतलब हम एक चेन बना लेते हैं, हर एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलते हैं। सो चेन मेथड इज यूजिंग अ सिंपल एनालिटिकल अप्रोच। तो हम ऐसे रेशियोज के बेसिस पे कितने परसेंट कर रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन है, वो फर्दर वो कितने कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके हम एक चेन डेवलप कर लेते हैं। तो इसमें हमारी बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी होती है बहुत सारी रेशियोज पर, रेट्स पर, जिसकी वजह से हमें एक अंदाजा लग जाता है कि फ्यूचर में हमारी क्या डिमांड रहेगी और फ्यूचर में हमारे क्या पोटेंशियल सेल्स हो सकते हैं। ज्यादातर ये मेथड बहुत जगह यूज किया जाता है, विच मेथड, चेन रेशियो मेथड। आवर नेक्स्ट मेथड इज कंजप्शन लेवल बेस्ड मेथड। ये क्या है, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल जब आपको पता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली कंज्यूम कर लेंगे लोग। सो आप इसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज वेल एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यूज करते हो कंजप्शन लेवल तक पहुंचने के लिए। तो इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, कंजप्शन लेवल में जस्ट ये मेंशन कर रहा ना दैट आप कोफिशिएंट्स यूज करते हो, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट्स, और वो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट्स आप दो यूज करते हो, एक तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिससे आपको कंजप्शन लेवल का आइडिया लग जाता है। ठीक है, इतना सा लिखा ना, इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। और अगर इनकेस आपको एग्जाम में एक मेथड बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में आ गया तो आपके पास इतना ज्यादा कंटेंट नहीं होगा, तो ट्राई करना उसको अटेम्प्ट ही मत करना। अगर सारे मेथड्स आते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा, या फिर अगर आपको सिर्फ कॉजुअल मेथड्स आ जाते हैं तो उसमें हमारे पास 6 ऑप्शन है, तो हम उनको इलाबोरेट करके आंसर को लेंथी कर सकते हैं। तो मेरी मानना कि आप हर एक मेथड को थोड़ा थोड़ा समझ लो, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है इफ यू वांट टू डू इट इन डिटेल। नेक्स्ट हमारे मेथड रह गए एंड यूज मेथड, बार्स डिफ्यूजन मेथड, लीडिंग इंडिकेटर एंड इकोनोमेट्रिक मेथड। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंथी आउट लग रहा होगा, बट एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, इजीली एग्जाम में आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ठीक है, तो अभी एंड यूज मेथड में क्या होता है, प्रिडिक्ट करते हैं हम डिमांड फॉर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। एंड यूज में हम इंटरमीडिएट की डिमांड को प्रिडिक्ट करके एंड यूज मेथड को यूज करके एंड यूज वाली हम निकाल लेते हैं। सो जितने भी पॉसिबल यूजेस हैं वो हम निकालते हैं, कोफिशिएंट्स वगैरह लेके ऐसे ही हम डिमांड को डिराइव कर लेते हैं। इसको भी इतना ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद कर लो, एंड यूज मेथड। नेक्स्ट हमारा है बार्स डिफ्यूजन मॉडल। ठीक है, बार्स डिफ्यूजन मॉडल का मतलब है आप अपनी सेल्स ग्रोथ को प्रिडिक्ट कर रहे हो अलग अलग कोफिशिएंट्स लेके। तो बार्स डिफ्यूजन में आप ये दो टर्म याद रख लेना बस, कोफिशिएंट ऑफ इनोवेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ इमिटेशन, कोफिशिएंट ऑफ इनोवेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ इमिटेशन। ठीक है, तो इनोवेशन का मतलब है कि इट रिफ्लेक्ट्स द
likelihood that a potential customer would adopt the product because of its innovative features, कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज्यादा इनोवेटिव फीचर्स हैं, इसकी वजह से लोग आपके प्रोडक्ट के टुवर्ड्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। दूसरा है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है नेटवर्क इफेक्ट। क्या है कि लोग आपका प्रोडक्ट इसलिए खरीदेंगे क्योंकि दूसरों ने भी आपका प्रोडक्ट खरीदा है। इमिटेट करेंगे मतलब उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा हो गया बास डिफ्यूजन मॉडल। क्लियर हो गया बास डिफ्यूजन मॉडल। नेक्स्ट हमारा है लीडिंग इंडिकेटर मेथड। क्या है लीडिंग इंडिकेटर मेथड? इसका मतलब है लोग लीडिंग इंडिकेटर आर द वेरिएबल्स व्हिच चेंज ahead of other behaviors, other variables, the lagging variables। मतलब बस ये है कि वो लीडिंग इंडिकेटर ऑब्जर्वेशन करते हैं जिसकी वजह से आप लैगिंग बिहेवियर में चेंजेस फाइंड आउट कर सकते हो। इसको भी इतना ज्यादा डीप करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें बस दो चीजें याद रख लेना कि लीडिंग इंडिकेटर मेथड में हम लीडिंग इंडिकेटर भी देखते हैं और लैगिंग वेरिएबल भी देखते हैं। ठीक है। इकोनोमेट्रिक मेथड एक बहुत ही अच्छा मेथड है, इकोनॉमिक थ्योरी है, इकोनॉमिक मॉडल्स पर बेस्ड है, जिसमें आप फ्यूचर डिमांड को फोरकास्ट करते हो। जो डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनको यूज करके, सारी चीजों को अज्यूम करके प्रॉपरली रिलेशनशिप बना के। और इसमें बस आप इकोनोमेट्रिक मॉडल में ये लिख के आ सकते हो कि दो तरह के मॉडल्स होते हैं, सिंगल इक्वेशन मॉडल भी हो सकता है और साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल भी हो सकता है। इतना ही कर लेना। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा से दे देती हूँ ताकि आपको साथ में ही लर्न हो जाए, दोबारा पढ़ने की खुद जरूरत ना पड़े। एक बार हम साथ में कर लेते हैं। सबसे पहले देखो हमने पढ़े थे क्वालिटेटिव मेथड, जिसके अंदर हमने जूरी पढ़ा था और डेल्फी पढ़ा था। जूरी के अंदर क्या थे, वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देते थे, बट डेल्फी के अंदर वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते थे। नेक्स्ट हमारा है टाइम सीरीज प्रोजेक्शन। इसमें ट्रेंड एनालिसिस, एक्सपोनेंशियल एंड स्मूथनिंग हमने 3 पढ़े थे। ट्रेंड में क्या था, हम पास्ट और फ्यूचर दोनों को लेके चल रहे थे। एक्सपोनेंशियल में हम ऑब्जर्व्ड एरर्स को लेके चल रहे थे। लास्ट वाला जो था मूविंग एवरेजेस, फ्यूचर डिमांड को हम जितने भी प्रीसीडिंग पीरियड्स में हमारी एवरेज रही थी उसके साथ निकाल रहे थे। चेन में हम चेन बना के चल रहे थे, रेशियोज एंड फैक्ट्स यूज करके चल रहे थे। नेक्स्ट हमारा कंजप्शन लेवल मेथड था। कंजप्शन लेवल में हम इलास्टिसिटी को कंसीडर कर रहे थे, प्राइस इलास्टिसिटी भी और साथ में ही इनकम इलास्टिसिटी को भी। नेक्स्ट हमारा इसमें था एंड यूज मेथड। एंड यूज मेथड हमने इतने अच्छे से नहीं करना है। बास डिफ्यूजन में इनोवेशन एंड इमिटेशन के कोएफिशिएंट्स होते हैं ना। नेक्स्ट हमारा लीडिंग इंडिकेटर है, इसमें एक लीडिंग इंडिकेटर होता है और साथ में एक लैगिंग वेरिएबल होता है। इकोनोमेट्रिक के 2 इक्वेशंस बना सकते हो, या तो आप सिंगल इक्वेशन मॉडल यूज कर सकते हो या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल यूज कर सकते हो। ये है पूरा का पूरा ओवरव्यू ऑफ द मतलब आप डिमांड फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हो, क्या क्या मेथड्स हैं डिमांड फोरकास्टिंग के। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अभी हमारे छोटे से टॉपिक्स बच रहे हैं, लाइक प्रिपरेशन ऑफ अ सेल्स प्लान। अब सेल्स प्लान क्या होता है और सेल्स प्लान कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये जानते हैं। सेल्स प्लान क्या होता है? सेल्स प्लान एक प्रॉपर्ली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी अपनी आउटलाइन करती है कि कंपनी की क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, टैक्टिक्स हैं, और वो सेल्स प्लान प्रिपेयर करती है। सेल्स प्लान मतलब प्रॉपर्ली एक डॉक्यूमेंट तैयार करना कि हमारे ये टारगेट है, हम ये ऐसे ऐसे करेंगे। अब सेल्स प्लान प्रिपेयर करने के मैंने आपको यहाँ पे 7 स्टेप्स बताए हैं। देखो सबसे पहले सेल्स प्लान बना रही है कंपनी, तो कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। सो कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव स्टेट करती है कि हमारी ये सेल्स ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद मार्केट को एनालाइज करेगी, आइडेंटिफाई करेगी हमारे कस्टमर्स हैं, उस अकॉर्डिंग अपनी सेल्स स्ट्रैटेजी को डेवलप करेगी। उसके बाद सेल्स प्लान को बनाएगी जिसमें प्रॉपर सेल्स टारगेट, सेल्स एक्टिविटीज, सेल्स के मैट्रिक्स, सेल्स के टूल्स, ये सब कुछ होंगे। उसके बाद सेल्स बजट बनाएगी एंड एंड में इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर कर लेगी। क्लियर हुआ? एक चीज आप हमेशा याद रखना, सेल्स प्लान हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं होंगे तो प्लान कैसे बनेगा। सो ऑब्जेक्टिव और एनालाइजिंग द मार्केट बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमें कस्टमर्स के बारे में पता लगेगा और तभी हम स्ट्रैटेजी बना के प्लान करेंगे एंड बजट एंड मॉनिटर करेंगे। बस इसमें एक चीज और याद रखना कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, A for achievable, R for relevant and T for time bound। देखो यहाँ पे भी मेंशन आउट किया हुआ है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। अब आपको प्रॉपर पता लग गया कि आपकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीजें हैं, तो अब आप रिपोर्ट कैसे बनाओगे फाइनेंस रिक्वायरमेंट की। ये एक इजी सा टॉपिक है, वैसे थोड़ा समझ लो, कई बार क्वेश्चन अराइज हो जाता है। आपको पता है कि आप फाइनेंस रिक्वायरमेंट की, अपने प्रोजेक्ट की जो भी आपकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स है उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट बनाओगे, तो रिपोर्ट में आप क्या क्या चीजें यूज करोगे पहले तो ये समझ लो। रिपोर्ट बनाने के स्टेप्स क्या है, मतलब हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग योर रिपोर्ट। तो देखो सबसे पहले कॉस्ट आइडेंटिफाई करोगे, मतलब कॉस्ट कैटेगरीज आइडेंटिफाई करोगे, किस किस कैटेगरी के बेसिस पर आप अपनी कॉस्ट को स्प्लिट अप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट में भी फर्दर मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट की कॉस्ट अलग अलग कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट में भी कंटिजेंसीज के लिए और ओवरहेड्स के लिए हम अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम हर एक कैटेगरी की कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी को आइडेंटिफाई करेंगे, देन वी विल एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ईच कैटेगरी। देन हम देखेंगे कि पैसा कहां से आएगा। आप
आप इक्विटी ले रहे हो, डेट ले रहे हो, कहाँ से आएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब जो आप पैसा जनरेट करें उसकी कॉस्ट क्या है, मतलब आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, क्या क्या चार्जेस देने पड़ रहे हैं। फिर आप देखोगे कि आपकी टोटल फाइनेंस रिक्वायरमेंट क्या है। देन आप प्रेजेंट करोगे, मतलब प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करोगे रिपोर्ट को क्लियर एंड कंसाइज मैनर में। एंड जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप रेगुलरली अपनी रिपोर्ट को क्या करोगे, रिव्यू करोगे एंड अपडेट करोगे। समझते जाना, कुछ ऐसा लर्निंग वाला नहीं है। रिपोर्ट एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, तो आप रिपोर्ट कैसे तैयार करते हो, कॉस्ट कैटेगरी देखोगे, कॉस्ट ऑफ ईच कैटेगरी देखोगे, फाइनेंस के सोर्सेज देखोगे, क्या फाइनेंसिंग के चार्जेस लग रहे हैं, कितना फाइनेंस चाहिए, रिपोर्ट बनाओगे, उसको रिव्यू एंड अपडेट करोगे। ये लास्ट वाला पॉइंट ना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिव्यू एंड अपडेट, क्योंकि जब तक आप रिव्यू एंड अपडेट नहीं करोगे आप जो करंट सिनेरियो उसको मैचअप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एक एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जब भी आप कंपनी की फाइनेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो, कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स है ना, उसको आप हमेशा ध्यान में लेके चलते हो, कि कहीं आपको लैंड पे कितना खर्चा है, मतलब जो आपकी कैपिटल कॉस्ट है ना उसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हो, फिक्स्ड एसेट्स की बहुत सारी चीजें ध्यान से देखते हो, और साथ में मार्जिन लेके चलते हो कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी वर्किंग कैपिटल को भी मैनेज कर पाओ और जो इनिशियल कैश लॉसेस होते हैं उनसे भी उभर पाओ। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस है जब भी कोई आप प्रोजेक्ट करते हो। अब इसमें अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है रिपोर्ट प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, तो अब रिपोर्ट कैसे बनती है, रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ये सब मेंशन तो कर ही सकते हो, बट इसको लेंथी करने के लिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है कि जब आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट करते हो तो बहुत सारी आप टेक्निक्स यूज कर सकते हो टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो ये वैसे ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आप इसको लर्न जरूर कर जाना, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है और आपको अटेम्प्ट करना हो, अगर इसी को करना है तो ये लर्न कर सकता है कि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं अभी। देयर आर सेवरल टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो हमें किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करना है तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं। सबसे पहले 7 यहाँ पे लिखी हुई है एंड 3 मैंने नीचे मेंशन करी हुई है, तो हम 10 टेक्निक्स पढ़ रहे हैं फिलहाल। एनालॉगस एस्टिमेशन, सेकंड वन इज बॉटम अप एस्टिमेशन, नेक्स्ट वन इज पैरामेट्रिक एस्टिमेशन, थर्ड पॉइंट एस्टिमेशन, रिवर्स एनालिसिस, वेंडर बिड एनालिसिस, एक्सपर्ट जजमेंट, कंसेंसस मेथड, अपॉर्शन मेथड, मतलब आप एप्रोप्रिएशन लगाते हो, एप्रोप्रिएशन काइंड ऑफ मेथड, टेम्पलेट मेथड। तो जिनको डिटेल में पढ़ना है वो डिटेल में पढ़ लो। एक बार मैं हल्का सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इन केस आपको इस यूनिट में और कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, आपको मजबूरी में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ गया, तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो एनालॉगस में क्या है, आप एस्टिमेट करते हो करंट प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर कोई सिमिलर प्रोजेक्ट पास में हुआ होता है, एनालॉगस मतलब जो पीछे हुआ होता है उसके बेसिस पर। बॉटम अप का मतलब है आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, छोटी छोटी कंपोनेंट्स की कॉस्ट निकालते जाते हो और एंड में उसको टोटल अप कर लेते हो। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक एस्टिमेशन, इसमें आप स्टेटिस्टिकल डाटा यूज करते हो, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स यूज करते हो, साइज, कंप्लेक्सिटी, ड्यूरेशन वगैरह। 3 पॉइंट में आप 3 चीजें लेके चलते हो, कॉस्ट, बेस्ट केस कॉस्ट एंड वर्स्ट केस कॉस्ट। 3 पॉइंट मतलब आप 3 पॉइंट्स ले रहे हो, नॉर्मल कॉस्ट जो नॉर्मल आप एक्सपेक्ट करो, बेस्ट केस मतलब सब कुछ अच्छा आपके मुताबिक हो गया वो चीज, और वर्स्ट केस सिनेरियो भी लेके चलते हो। रिवर्स एनालिसिस में आप क्या करते हो, आप रिजर्व लेके चलते हो। रिजर्व मतलब एक आपने कंटिजेंसी के लिए रिजर्व रखा होता है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम से आ जाती हैं, अचानक से आ जाती हैं, तो आप ऑलरेडी पहले से ही रिजर्व लेके चल रहे हो। वेंडर बिड में क्या है, आप बिडिंग करवाते हो वेंडर से और जो आपको सबसे कम कॉस्ट देता है आप वो ले लेते हो। एक्सपर्ट्स में आप एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ले लेते हो कि आपके प्रोजेक्ट में कितनी अप्रोच होने वाली है। कंसेंसस मेथड क्या है, वो टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर बेस्ड है, तो आप एक्सपर्ट से कंसेंसस कराते हो, एक तरह से आप डेल्फी टेक्निक्स वगैरह यूज करते हो। अब एप्रोप्रिएशन में आप एप्रोप्रिएशंस यूज कर लेते हो, एंड टेम्पलेट मेथड में आप पास्ट प्रोजेक्ट का एक टेम्पलेट सा बना के रख लेते हो ताकि आप न्यू प्रोजेक्ट में उस अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स कर सको। तो ये बहुत सारे तरीके थे जिस तरीकों से आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को, टेक्निक से हमने पढ़ी है जिससे आप नए प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हो। फाइनली आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल का। आई होप आपको मेरी टीचिंग का भी अच्छा लग रहा होगा, एंड इफ यू रियली वांट टू कनेक्ट विद मी यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड द टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलने वाला है, एंड आपके साथ मैं बहुत ज्यादा चीजें शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा इंसाइट्स मिलेंगे अपने फ्यूचर प्लान्स के रिगार्डिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द यूनिट नंबर 3 ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल।